हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल त्रिनेत्रा में आपका स्वागत है। जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। मतलब जैसे किसी की हड्डी टूटी है। हाँ, एक्सरे में वो सफेद टेढ़ी लाइन दिख जाती है तुरंत। बिल्कुल, डॉक्टर ने इशारा करके बता दिया कि समस्या वहाँ है। लेकिन जरा सोचिए, जब एक ऐसे समाज का एक्सरे करना हो जिसकी नींव ही टूटी हुई हो, एक ऐसा समाज जहाँ एक मासूम बच्चे को सिर्फ इसलिए प्यासा रखा जाता है क्योंकि उसके जन्म का सर्टिफिकेट समाज के एक खास हिस्से को मंजूर नहीं है। वहां तो ये एक्सरे मशीन काम करना ही बंद कर देगी। एग्जैक्टली, क्योंकि बीमारी शरीर में नहीं है, बीमारी लोगों के दिमाग और सदियों पुरानी व्यवस्था में है। आज के हमारे इस विस्तृत और गहन विश्लेषण का विषय ठीक यही है। आज हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जीवनी और उनके उस अकल्पनीय संघर्ष को डिकोड करेंगे। और हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। आज हमें बस ये समझना है कि कैसे समाज के सबसे निचले और वंचित तबके से आने वाला एक बच्चा, जिसे स्कूल में पानी तक पीने की मनाही थी, वो आगे चलकर आधुनिक भारत और उसके संविधान का मुख्य निर्माता बन गया। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 14 अप्रैल 1891 से, जब मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्म हुआ। उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड था ना, वो एक बहुत ही अनोखी स्थिति पेश करता है। वे महार जाति से आते थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। लेकिन उनके पिता रामजी सकपाल वो ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। ओह, तो मतलब घर में एक तरह का अनुशासन और स्थिरता तो रही होगी। बिल्कुल, वे अपने माता पिता की 14वीं और सबसे छोटी संतान थे। और क्योंकि पिता सेना में थे, तो उनके परिवार के पास एक ठीक ठाक आय थी। मतलब वे भूख या किसी भीषण गरीबी के शिकार नहीं थे। स्रोतों को पढ़ते हुए ना, ये बात बहुत गहराई से चुभती है मुझे कि समस्या पैसे की कमी थी ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं थी। समस्या कुछ और थी जो कहीं ज्यादा भयानक थी। मतलब जैसे वो गोरेगांव जाने वाली बैलगाड़ी की घटना। जी, एक 9 साल के बच्चे का वो अनुभव किसी बुरे सपने जैसा लगता है। गोरेगांव की वो घटना केवल एक यात्रा नहीं थी, वो भारतीय समाज की सच्चाई का एक बहुत ही क्रूर आईना थी। जरा सोचिए, एक 9 साल का बच्चा जो अपने भाई बहनों के साथ अपने पिता से मिलने गोरेगांव जा रहा है। स्टेशन पर वे बच्चे बहुत साफ सुथरे कपड़े पहनकर उतरते हैं। उनके कपड़ों और सलीके को देखकर स्टेशन मास्टर बहुत अच्छे से बात करता है। उसे लगता है कि वे किसी उच्च जाति के बच्चे हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी जाति बताते हैं, जैसे ही बच्चों के मुंह से निकलता है कि वे महार जाति के हैं, स्टेशन मास्टर के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। वो एकदम घृणा से पीछे हट जाता है। और बात सिर्फ स्टेशन मास्टर तक नहीं रुकती है, पूरा का पूरा स्टेशन उन बच्चों के खिलाफ हो जाता है। कोई बैलगाड़ी वाला उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाने को तैयार नहीं होता। आखिरकार एक बैलगाड़ी वाला 2 गुना पैसे लेकर तैयार होता है, लेकिन उसकी शर्त सुनिए आप। वो कहता है कि वो गाड़ी नहीं हाँकेगा, वो बैलगाड़ी के साथ साथ पैदल चलेगा, ताकि वो उन बच्चों के संपर्क में आकर अपवित्र ना हो जाए। और मैंने स्रोतों में पढ़ा कि रास्ते में जब उन बच्चों को प्यास लगती है, तो चुंगी वाला उन्हें पानी देने से मना कर देता है और कहता है कि जाकर कीचड़ भरे पानी वाले गड्ढे से प्यास बुझा लो। अब आप ही सोचिए, एक 9 साल के बच्चे के मनोविज्ञान पर इसका क्या असर हुआ होगा। इसके बारे में सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। उस दिन उस बच्चे को एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि पैसा आपको सम्मान नहीं दिला सकता। समस्या वो ठप्पा है जो जन्म के साथ लगा दिया गया है, जिससे कोई पैसा नहीं धो सकता। और ये मानसिक प्रताड़ना कोई एक दिन की घटना तो थी नहीं, ये स्कूल में भी जारी रही। मतलब कक्षा के बाहर टाट पट्टी पर बैठना ताकि बाकी सवर्ण बच्चे अपवित्र न हो, उनके पास बैठते ही बाकी बच्चों का अपना लंच बॉक्स दूर खिसका लेना। लेकिन स्रोतों में जो नियम मुझे सबसे ज्यादा झकझोर गया ना, वो था चपरासी नहीं तो पानी नहीं। इस नियम की क्रूरता को गहराई से समझने की जरूरत है। स्कूल में उनके लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर प्यास लगे तो वे खुद पानी नहीं ले सकते थे। स्कूल का चपरासी दूर से ऊपर से पानी गिराएगा और वे हाथों की अंजलि बनाकर पिएंगे। और गर्मियों के दिनों में अगर किसी वजह से चपरासी छुट्टी पर चला गया, तो वो छोटा सा बच्चा पूरे दिन स्कूल में बिना पानी के प्यासा बैठा रहता था। और हद तो तब हो गई जब उन्हें संस्कृत पढ़ने से ये कहकर रोक दिया गया कि ये देववाणी है, इसे निचली जाति वाले नहीं पढ़ सकते। उन्हें मजबूरन पर्शियन पढ़नी पड़ी, जो कि इतिहास का एक बहुत बड़ा विरोधाभास साबित हुआ आगे चलकर। क्योंकि आगे चलकर उन्होंने न सिर्फ संस्कृत खुद सीखी, बल्कि हिंदू धर्म ग्रंथों का इतना गहरा, तार्किक और आलोचनात्मक अध्ययन किया जो बड़े बड़े पारंपरिक विद्वानों के लिए भी संभव नहीं था। जब आपको किसी ज्ञान से जबरदस्त दूर रखा जाता है ना, तो उस ज्ञान को हासिल करने की भूख और भी तेज हो जाती है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। मतलब इतनी कम उम्र में लगातार हो रहे इस भीषण तिरस्कार ने उन्हें अंदर से तोड़ा क्यों नहीं? कोई भी सामान्य इंसान इस बोझ तले दबकर या तो हार मान लेता या समाज के प्रति एक अंधी नफरत से भर जाता। वे इस दलदल से कैसे निकले? यहीं से उनके जीवन का दूसरा चरण शुरू होता है, जहां वो समझ जाते हैं कि इस जंजीर को तोड़ने का केवल एक ही हथियार है, और वो है शिक्षा। और इस संकल्प के पीछे एक बहुत ही मार्मिक घटना है, जिसका जिक्र स्रोतों में मिलता है। बचपन में अपनी माँ के निधन के बाद और रोज रोज के भेदभाव से तंग आकर उन्होंने घर से भागकर मुंबई जाने का फैसला किया था, जिसने उनकी पूरी दिशा ही बदल दी। जी हाँ, भागने के लिए पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने अपनी बुआ के पर्स से पैसे चुराने की कोशिश की। लेकिन जब रात के अंधेरे में उन्होंने बहुत हिम्मत करके पर्स खोला, तो उसमें सिर्फ आधा आना मिला। उस आधे आने को देखकर उनके अंदर एक भयंकर आत्मग्लानि पैदा हुई। उन्हें एहसास हुआ कि उनका परिवार कितनी भयंकर गरीबी और संघर्ष से गुजर रहा है। उसी रात उन्होंने कसम खाई कि वे अब कोई गलत रास्ता नहीं चुनेंगे और सिर्फ पढ़ाई से अपना मुकाम बनाएंगे। और वो पढ़ाई कोई आसान काम तो थी नहीं।
मतलब पूरा परिवार मुंबई की एक छोटी सी चाल के एक ही कमरे में रहता था। बाहर इतना शोर होता था कि वे स्कूल से आके सो जाते थे। बिल्कुल। और मैंने पढ़ा कि उनके पिता, जो शिक्षा का महत्व गहराई से समझते थे, वो उन्हें रात को 2 बजे जगाते थे ताकि वे सन्नाटे में शांति से पढ़ाई कर सकें। इसी अथक संघर्ष के बीच ना कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने अनपेक्षित सहयोगी की भूमिका निभाई। एक बहुत ही दिलचस्प पहलू ये है कि जिन जातियों के लोगों ने उन पर अत्याचार किए, उन्हीं जातियों के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने उनकी मदद भी की। हाँ, जैसे उनके ब्राह्मण शिक्षक कृष्णाजी केशव अंबेडकर, जिन्होंने इस होनहार बच्चे को जाति के दंश से बचाने के लिए अपना खुद का सरनेम अंबेडकर दे दिया। जी। और समाज सुधारक के केलुस्कर भी। हाँ, जिन्होंने एक पार्क में इस बच्चे को लगन से पढ़ते देखा और उससे भगवान बुद्ध की जीवनी भेंट की। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब केलुस्कर जी ने ही बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से उनकी मुलाकात करवाई, जहां से उन्हें अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए स्कॉलरशिप मिली। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देने दीजिए। एक तरफ पूरा समाज, पूरी व्यवस्था एक दीवार बनकर उनके खिलाफ खड़ी थी, जो उन्हें पानी तक नहीं पीने दे रही थी। और दूसरी तरफ कुछ गिने चुने लोग थे, एक शिक्षक, एक समाज सुधारक, एक महाराजा, जो व्यक्तिगत स्तर पर मदद कर रहे थे। तो क्या ये छोटी मदद उनके इतने बड़े सफर के लिए पर्याप्त थी? देखिए, अगर हम इसे व्यवस्थागत परिप्रेक्ष्य में देखें तो वे लोग बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थे सिस्टम को बदलने के लिए। वे अपवाद थे, नियम नहीं थे। लेकिन वे एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट जरूर थे। उनके एक पारसी मित्र थे नवल। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि हर किसी का जन्म महान बनने के लिए नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति महान बनने वाले इंसान के जीवन में सीढ़ी बनकर अपना योगदान दे सकता है। उन गिने चुने लोगों ने उस विशाल व्यवस्था को नहीं बदला, बल्कि उन्होंने उस व्यक्ति को मजबूत किया जो आगे चलकर पूरी व्यवस्था को ही पलट देने वाला था। और उस सीढ़ी पर चढ़कर उन्होंने जो मुकाम हासिल किया ना, वो सच में हैरान करने वाला है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA और PhD, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी LSE से MSc और DSc, और साथ ही बैरिस्टर की डिग्री, जो आज के समय में भी बहुत मुश्किल है। उस दौर में उन्होंने वहां से अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र जैसे विषयों में महारत हासिल की। और बीच में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक जर्मन पनडुब्बी ने उस जहाज को भी डुबो दिया था जिसमें उनकी सारी किताबें और नोट्स आ रहे थे। फिर भी वे रुके नहीं, उन्होंने दोबारा पैसा जुटाया और अपनी पढ़ाई पूरी की। तो एक बात बताइए, जब दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों से डिग्रियों का अंबार लेकर वे वापस भारत लौटे, तो क्या उन विदेशी डिग्रियों ने उनकी जाति का वो दाग मिटा दिया? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि डिग्रियां उनके बौद्धिक स्तर को तो आसमान पर ले गईं, लेकिन भारतीय समाज के नजरिए को जमीन से 1 इंच भी नहीं उठा पाई। जब वे स्कॉलरशिप के वादे के अनुसार बड़ौदा लौटे तो उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी यानी रक्षा सचिव का उच्च पद दिया गया, मतलब सरकार और प्रशासन के सबसे ऊंचे पदों में से एक। इसके बावजूद दफ्तर में सवर्ण चपरासी उन्हें उनके हाथ में फाइल नहीं देता था। वो दूर से उनके मुंह पर फाइलें फेंक कर मारता था। ये सुनकर तो सच में खून खौल उठता है। एक इंसान दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों से पढ़कर आ रहा है और उसे उसके ही दफ्तर का चपरासी जलील कर रहा है। और सिर्फ दफ्तर ही नहीं, रहने के लिए उन्हें पूरे शहर में किराए पर एक घर तक नहीं मिला। हाँ, मैंने पढ़ा कि आखिरकार उन्हें एक पारसी सराय में अपनी पहचान छुपाकर रहना पड़ा था। और जब लोगों को पता चला कि वे महार जाति के हैं तो लाठी डंडों के साथ एक हिंसक भीड़ आई और उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया गया। यहां तक कि जब वो मुंबई के सिंडम कॉलेज में प्रोफेसर बने ना, तो उनके साथ पढ़ाने वाले जो खुद बहुत उच्च शिक्षित प्रोफेसर थे, उन्होंने भी उनके पानी पीने के मटके को लेकर आपत्ति जता दी थी। इस घटनाक्रम से एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत में वर्ग यानी क्लास और जाति यानी कास्ट, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। गरीबी अमीरी में बदल सकती है, इंसान अनपढ़ से उच्च शिक्षित हो सकता है, यानी उसका वर्ग बदल सकता है, लेकिन इस देश में जाति का ठप्पा नहीं हटता। उस दौर का समाज एक उच्च शिक्षित अछूत को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। जब उन्हें लगा कि उनकी इतनी बड़ी डिग्रियां, उनका पद, उनका ज्ञान उन्हें एक साधारण इंसान का सम्मान भी नहीं दे सकते, तो उन्होंने समझ लिया कि इस व्यवस्था में रहकर सर्वाइव करने से कुछ नहीं होगा, पूरी व्यवस्था को ही बदलना होगा। जी। और यहीं से वे सिर्फ एक विद्वान से एक मास लीडर में तब्दील होना शुरू होते हैं। और उन्होंने अपने हथियार बदले। उन्होंने मूक नायक पत्रिका शुरू की, जिसका मतलब है बेजुबानों का नेता। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। और फिर आता है 1927 का ऐतिहासिक महार सत्याग्रह, जो कि एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जहां उन्होंने सार्वजनिक तालाब से पानी पीकर समानता की एक सीधी लड़ाई लड़ी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहीं पर उन्होंने मनुस्मृति का दहन भी किया। देखिए, मनुस्मृति का दहन केवल एक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, एक सोची समझी वैचारिक चोट थी। मतलब वो व्यवस्था की जड़ पर वार कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था केवल कुछ लोगों की बुरी आदत नहीं है, बल्कि इसे धार्मिक ग्रंथों का वैधानिक समर्थन प्राप्त है। जब तक उस वैचारिक नींव पर हमला नहीं किया जाएगा, तब तक समाज नहीं बदलेगा। तो अब इस चर्चा में हम कुछ ऐसे विवादास्पद ऐतिहासिक मोड़ों पर आ रहे हैं जहां विचारधाराएं आपस में टकराती हैं। और मैं अपने सभी श्रोताओं को स्पष्ट रूप से याद दिलाना चाहूंगी कि हम यहाँ केवल ऐतिहासिक स्रोतों में दी गई जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा या नेता का पक्ष नहीं ले रहे हैं। तो स्रोतों को पढ़ते हुए ये देखना बहुत दिलचस्प है कि उस समय के दो सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच जाति और अधिकारों को लेकर दृष्टिकोण कितने अलग थे। जी, जब डॉक्टर अंबेडकर पूरी तरह से राजनीतिक मैदान में उतरे तो उनका सबसे बड़ा वैचारिक टकराव महात्मा गांधी से ही हुआ था। ये टकराव 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एकदम खुलकर सामने आया था। हाँ, जहां डॉक्टर अंबेडकर ने कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की थी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सीधा सा मतलब ये था
कि दलितों के लिए कुछ सीटें आरक्षित होंगी और उन सीटों पर वोट डालने का अधिकार केवल दलितों को ही होगा। अच्छा, मतलब सिर्फ दलित ही वोट करेंगे? हाँ, डॉक्टर अंबेडकर का तर्क एकदम स्पष्ट था कि दलितों को अपनी राजनीतिक आवाज खुद चुननी होगी, जो बिना किसी दबाव के उनके हक की बात कर सके। कोई और उनके लिए मसीहा नहीं बन सकता। लेकिन गांधी जी ने तो इसका कड़ा विरोध किया था ना? जी, गांधी जी का मानना था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स लागू हो गया तो हिंदू समाज हमेशा हमेशा के लिए बट जाएगा और अछूतों का मुख्य धारा में विलय कभी नहीं हो पाएगा। और इसके विरोध में गांधी जी यरवदा जेल में आमरण अनशन पे भी बैठ गए थे। और उस अनशन ने डॉक्टर अंबेडकर को एक भयंकर नैतिक संकट में डाल दिया था। मतलब एक तरफ उनके समाज के अधिकार थे और दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े नेता की जान। पूरे देश का दबाव उन पर आ गया कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो दलितों के खिलाफ भारी हिंसा भड़क सकती है। भारी मन से दबाव में आकर उन्हें 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने पड़े। समझौते के तहत उन्हें अलग निर्वाचक मंडल की मांग छोड़नी पड़ी, लेकिन इसके बदले में आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। लेकिन ये मतभेद सिर्फ चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं था। गांधी जी ने अछूतों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें हरिजन कहना शुरू किया था। लेकिन अंबेडकर ने इस शब्द का पुरजोर विरोध किया। अंबेडकर का तर्क बहुत यथार्थवादी था। उन्होंने कहा कि समाज जब तक हमें इंसान नहीं मानता, हमारे साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक करता है, हमें कुओं से पानी नहीं लेने देता, तब तक सिर्फ एक मीठा और सम्मानीय नाम दे देने से जमीनी हकीकत नहीं बदल जाएगी। ये समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उस पर पर्दा डालना है। और इसी यथार्थवाद के चलते उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो उस समय के राष्ट्रवाद के चश्मे से बहुत अजीब लगते थे। जैसे 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो पूरा देश उसका विरोध कर रहा था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने दलित अधिकारों के लिए उसका सहयोग किया। यहाँ तक कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का भी समर्थन नहीं किया था। एक नेता को सिर्फ विदेशी हुकूमत से ही नहीं लड़ना, बल्कि अपने ही समाज की सदियों पुरानी सड़ी गली व्यवस्था से भी एक साथ लड़ना है। बिल्कुल, वे एक इंजीनियर की तरह समाज की नई नींव तैयार कर रहे थे। जब बात एक नए राष्ट्र के लिए एक ऐसे ढांचे को बनाने की आई जो इतनी विविधताओं को समेट सके, तो डॉक्टर अंबेडकर से बेहतर वैधानिक समझ पूरे देश में किसी के पास नहीं थी। इसीलिए उन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। केवी राव ने उनके लिए बहुत अच्छी बात कही थी कि वे संविधान के केवल जनक यानी पिता नहीं, बल्कि जननी यानी माँ भी थे। बिल्कुल, और सिर्फ संविधान ही नहीं, राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान बहुत विशाल है। जैसे आरबीआई की स्थापना में उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी का बहुत बड़ा योगदान था। और दामोदर और हीराकुंड जैसी नदी घाटी परियोजनाओं के पीछे भी उन्हीं की जल नीति थी। उनका संघर्ष कभी किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं था। उन्होंने महिलाओं, मजदूरों और पूरे देश के आर्थिक ढांचे के लिए काम किया। जैसे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बनना और महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल लाना। और जब रूढ़िवादी सोच के कारण वो बिल पास नहीं हुआ तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और फिर 1956 में येवला की अपनी पुरानी प्रतिज्ञा की हिंदू पैदा हुआ हूं पर हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, उसे पूरा करते हुए नागपुर में 3,65,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाना। ये उनका अंतिम और सबसे बड़ा वैचारिक कदम था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के संविधान निर्माता बनने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे शिक्षा और अदम्य साहस ने सदियों पुरानी उस व्यवस्था को घुटनों पर ला दिया जिसने कभी एक प्यासे बच्चे को पानी पीने से रोका था। और हमें यह भी मानना होगा कि उस दौर के सभी नेताओं के रास्ते भले ही अलग थे, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य भारत का निर्माण ही था। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि सामाजिक बदलाव के लिए राजनीतिक शक्ति और कानूनी अधिकार सबसे पहली सीढ़ी हैं। आज जब हमारे पास एक मजबूत संविधान और कानूनी समानता है, तो क्या हमारे समाज ने वास्तव में वो सामाजिक समरसता और दिलों की समानता हासिल कर ली है जिसका सपना उन्होंने देखा था, या फिर आज भी हम केवल कागजी कानूनों के सहारे उस मंजिल तक पहुंचने का दिखावा कर रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।